जितना ब्राह्मणों ने हमारे टुकड़े नहीं किए थे उससे ज्यादा टुकड़े हमारे अपनों ने कर डाला। आज हमारा समाज 6.5 लाख संगठनों में बटा हुआ है। ब्राह्मणों ने दुश्मनी निभाया, उसने 6,500 जाति के टुकड़े बनाए, पर हमारे अपने लोगों ने जाने अनजाने में, कोई दुर्भावना से ग्रसित होकर के नहीं, लेकिन जाने अनजाने में हमारे अपने लोगों ने इस समाज को 6.5 लाख रजिस्टर्ड संगठनों में बांट दिया। इसकी वजह से आज हमारा समाज का बंटवारा ज्यादा हो गया, बजाय ब्राह्मणों के हमारे लोगों ने ज्यादा बांटा। ईवीएम की लड़ाई कोई नेता नहीं लड़ने को तैयार। ईवीएम की लड़ाई जो नेता लड़ रहा होगा, पूरे देश में लड़ रहा होगा पूरी ताकत के साथ में, बहुजनों को उसका साथ देना चाहिए। वोट दो ना दो, जहां वोट दिल करे आप लोगों को वहां दो। ये तो बाबा साहब ने अधिकार दिया है कि जहां दिल करे वहां दो वोट। पर ईवीएम के विरोध में जो लड़ाई लड़ रहा उसका साथ तो हजारों समस्या की जड़ है। आज ईवीएम की वजह से लोकतंत्र संकट में आ चुका है। अगर लोकतंत्र खत्म हुआ तो उसकी वजह ईवीएम होगी, और ईवीएम अगर यहाँ पर जिंदा है तो उसकी वजह बहुजन समाज के लोग हैं। अगर दुश्मन जिस लायक है उसके बराबर का कोई जो है आपका अपना संगठन कोई तैयार किया हो और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहा हो। साथियों, इस बहुजन समाज को सदियों पहले विदेशी आक्रांता ब्राह्मणों ने इनको दीर्घ काल की गुलामी में थोपने का जो षड्यंत्र किया, उसके तहत इस समाज को गुलाम बनाने के पहले शक्तिहीन बनाना आवश्यक हुआ, क्योंकि बगैर शक्तिहीन बनाए किसी को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। तो शक्तिहीन बनाने के लिए इस बहुजन समाज को ब्राह्मणों के द्वारा 6,743 जाति के टुकड़ों में तोड़ा गया, और सारे के सारे टुकड़े आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं, बल्कि ये सभी टुकड़े आपस में भी ऊंच नीच बना करके रखा गया, असमान बनाया गया, क्रमिक असमानता थोपी गई। इतना ही नहीं किया गया, बल्कि इस समाज के असमानता के साथ साथ सजातीय विवाह भी थोपा गया कि जो जितने टुकड़े हैं वो सभी टुकड़े आपस में ही रोटी बेटी का संबंध करें। एक टुकड़े के बाहर दूसरे टुकड़े में जा करके रोटी बेटी का संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। यहाँ तक पाबंदी लगाया गया ताकि हर टुकड़ा अपने आप में मजबूती से बना रहे। टुकड़े एक दूसरे टुकड़े के साथ में कभी जो है एक जाति दूसरे जाति में जा करके कभी शामिल ना हो, दुख दर्द ना जान सके, और टुकड़े जब तक ये बरकरार बने रहेंगे तब तक इनकी जो है शक्तिहीनता अर्थात कमजोरी बनी रहेगी, और जब तक कमजोरी बनी रहेगी तब तक इनके ऊपर गुलामी थोपना आसान होगा। तो ब्राह्मणों ने, उनका स्वाभाविक चरित्र है अगर दुश्मनी का, तो अपनी दुश्मनी ईमानदारी से उन्होंने निभाया। 6,500 जाति के टुकड़ों में उन्होंने आपको बांटा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 6,500 जाति से अधिक बांटे गए लोगों को 4 प्लेटफार्म पर ला करके खड़ा करते हैं। एससी अर्थात अनुसूचित जाति, दूसरा एसटी अर्थात शेड्यूल्ड ट्राइब अनुसूचित जनजाति, तीसरा अन्य पिछड़ा वर्ग जिसको कभी शूद्र कहा जाता था उसको बाबा साहब ने अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात ओबीसी कहा। और इन्हीं तीनों में से धर्म परिवर्तित हुए जो मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हैं, जो धर्म परिवर्तन कर लिए इन ब्राह्मणों के आतंक की वजह से, उन लोगों को बाबा साहब ने
धार्मिक अल्पसंख्याक का दर्जा दे करके, माइनॉरिटी का दर्जा दे करके संवैधानिक शब्द दी, पहचान दिए। इस प्रकार से बाबा साहब ने सदियों से 6743 जाति के टुकड़ों में बांटे गए लोगों को 4 प्लेटफार्म पर ला करके खड़ा कर दिया। हममें एकता आई, 1700 जातियों को इकट्ठा ला करके अनुसूचित जाति में शामिल कर दिया। तो बाबा साहब ने ये करने का प्रयास किए थे। आज ज़रूरत थी कि बाबा साहब के जो नाम पर तमाम संगठन चल रहे हैं, उनको ज़रूरत ये थी कि 4 प्लेटफार्म पर जो लोग हैं, इन लोगों को एक प्लेटफार्म पर लाने की आवश्यकता थी। लेकिन हमारे समाज के जो बहुजन समाज के नेता लोग, जो सामाजिक नेता अथवा तमाम प्रकार के नेता हैं, इन लोगों ने क्या किया, समाज को बजाय एक प्लेटफार्म पर लाने के, इन लोगों ने महापुरुषों के नाम पर, जाति के नाम पर, समस्या के आधार पर इस समाज को 6.5 लाख संगठनों में बांट दिया। जितना ब्राह्मणों ने हमारे टुकड़े नहीं किए थे, उससे ज़्यादा टुकड़े हमारे अपनों ने कर डाला। आज हमारा समाज 6.5 लाख संगठनों में बटा हुआ है। ब्राह्मणों ने दुश्मनी निभाया, उसने 6,500 जाति के टुकड़े बनाए, पर हमारे अपने लोगों ने जाने अनजाने में, कोई दुर्भावना से ग्रसित होकर के नहीं, लेकिन जाने अनजाने में हमारे अपने लोगों ने इस समाज को 6.5 लाख रजिस्टर्ड संगठनों में बांट दिया। इसकी वजह से आज हमारा समाज का बंटवारा ज़्यादा हो गया, बजाय ब्राह्मणों के हमारे लोगों ने ज़्यादा बांटा। अगर हम ब्राह्मण और हमारे समाज के ये बंटवारा करने वाले, संगठन चलाने वाले लोग जो हैं, इन दोनों लोगों में ये तुलना करें कि सबसे ज़्यादा बंटवारा किसने किया, कौन ज़्यादा खतरनाक है, हमारे अपने लोग ज़्यादा खतरनाक निकला, तो दोनों लोगों का तुलना करने के क्या करिए, 6.5 लाख संगठनों में की जो संख्या है, 6.5 लाख में 6,500 यानी 6,500 ब्राह्मणों ने द्वारा बनाए हुए टुकड़े और 6.5 लाख हमारे लोगों के द्वारा बनाए हुए टुकड़े, दोनों का तुलना कर लीजिए आप लोग। 6.5 लाख में 6,500 से भाग कर लो तो आपको आंकड़ा मिलेगा 100। इसका क्या अर्थ निकला? इसका अर्थ होता है कि हमारे समाज के लोगों ने ब्राह्मणों के मुकाबले 100 गुना ज़्यादा बंटवारा किया। इसका मतलब है कि ब्राह्मणों से ज़्यादा 100 गुना अधिक हमारे लोग खतरनाक निकले। अगर बंटवारा करने के आधार पर हम जो है तय करें कि हमको सबसे ज़्यादा कमज़ोर किसने किया, तो ब्राह्मण से ज़्यादा कमज़ोर हमारे अपने लोगों ने कर डाला। 6.5 लाख जाति के टुकड़ों, 6.5 लाख संगठनों में हमको बांटा। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या आज भारत के अंदर में बन के रह गई है। और ये लोग समाज को कहते हैं कि समाज एकजुट हो जाए और खुद एकजुट होने को तैयार नहीं है। यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। तमाम नेता लोग जो है समाज को एकजुट करने के लिए निकले हैं और ये नेता लोग समाज को कहते हैं एकजुट हो जाओ। ये नेता खुद ही जो है बांट करके रखे हैं। इस समाज को 6.5 लाख जाति के 6.5 लाख संगठनों में बांट करके रख दिया। पहले तुम नेता लोग इकट्ठा हो जाओ तो फिर जो है जनता को इकट्ठा करने की बात करना, यही तुम्हारा नैतिक कर्तव्य है कि पहले तुम खुद इकट्ठा हो अथवा इकट्ठा करने की जो है आप पहल करो। नहीं तो इस समाज को इकट्ठा करने के नाम पर आप लोग स्वांग मत रचाइए, नहीं तो आने वाले समय में दुश्मनों के साथ साथ कहीं आप भी बहुजनों के लिए खतरनाक साबित तो हो ही चुके हैं। आने वाले समय में आप लोगों का भी बंदोबस्त ये जनता करने को तैयार ना हो जाए, इसलिए आप लोगों को विचार करना होगा। ये गलती आपने जो करी है, इस गलती की भरपाई यही है कि जो सामाजिक संगठन चलाने वाले तमाम लोग हैं, वो सारे नेता लोग आपस में समझे इस बात को, जनता को अब बाद में इकट्ठा करना। हमारे लोगों की आज पिटाई क्यों हो रही है? पूरे समाज की पिटाई हो रही है। पिटाई करने वाले 3.5% के ब्राह्मण हैं और पिटाई जिनकी हो रही उनकी संख्या 85% है।
अब 3.5% के लोग 85% वालों को पीट रहे हैं और संगठन चलाने वाले लोग, आपको शर्म नहीं आती? संगठन की मुसीबत के लिए आपने संगठन बनाया, महापुरुषों के नाम पर संगठन बनाया, समस्या आधारित, जाति आधारित संगठन बनाया। आप लोगों ने बनाया यादव महासभा, आप लोगों ने बनाया कुर्मी महासभा, आप लोगों ने बनाया मौर्य महासभा, आप लोगों ने बनाया पाल महासभा, एक एक जाति का संगठन बनाया। अब एक जाति का अगर आप संगठन बनाओगे तो और भाई कैसे उसमें आएंगे? अगर आपने पाल महासभा बना लिया तो और बाकी जो बैकवर्ड समाज के लोग हैं वो कहां जाएंगे? ये गलती से हुआ है, इसको सुधारने की जरूरत है हमारे लोगों को। आपको पाल महासभा, आपको यादव महासभा, आपको कुर्मी महासभा ये बनाने के बजाय आप कैसे संख्या में ज्यादा हो तो ज्यादा होने के बारे में आपको सोचना चाहिए। ब्राह्मण सबकी पिटाई कर रहा है, ओबीसी महासभा बनाते तो बात समझ में आती, अन्य पिछड़ा वर्ग महासभा बनाते तो बात समझ में आती। आप जाति का टुकड़ा, यही ब्राह्मण तो चाहता है कि आप टुकड़ों में बटे रहो। दुश्मन यही काम करता है, या हमारे पढ़े लिखे लोग यही काम करेंगे, तो फिर अंतर क्या है अब दुश्मन और हमारे अपने लोगों में? तो साथियों, इस बात को बहुत समझने की जरूरत है। निश्चित रूप से मैं ये नहीं कह सकता कि हमारे लोगों ने अपने लोगों के साथ में दुश्मनी निकाली, गलती से हुआ होगा। इसको बहुत ही दांव पेच सूझबूझ के साथ में हम लोगों को काम करने की जरूरत है। अन्यथा समाज की पिटाई जो हो रही है, हमारी पिटाई क्यों हो रही है? 3.5% के लोग 85% के लोगों के ऊपर अन्याय, अत्याचार, जुल्म ढा रहे हैं। आज बहुजनों की इज्जत, आज बहुजनों की जान महफूज नहीं रह गई है, इनके अधिकार तक महफूज नहीं रह गए। तो वजह क्या है? तो ब्राह्मण एक जाति के ऊपर अटैक करता है तो बाकी लोग खामोशी से है, उनको दर्द नहीं होता है। हमारे ही लोग, बाकी लोगों को दर्द नहीं होता। तो ये समझना पड़ेगा हम लोगों को, ये बंटवारा करना है आप लोग बंद करो और समाज को जोड़ने के पहले आप लोग संगठनों को जोड़ना चालू कर दो। अगर संगठनों को जोड़ने में आप असफल साबित होते हो तो कम से कम समाज को बांटना बंद कर दीजिए आप। साथियों, हमारे समाज की पिटाई इसलिए होती है क्योंकि हम लोग अलग अलग लड़ते हैं और दुश्मन मिलजुल करके, एकजुट होकर के, संगठित होकर के हमारी पिटाई करता है। और हम अपने आप को बचाने के लिए जो लड़ते हैं तो अकेले अकेले लड़ते हैं। दुश्मन संगठित होकर के हमारी पिटाई कर रहा है और हमारे लोग अकेले अकेले लड़ रहे हैं। ये हमारी पिटाई का सबसे बड़ा कारण है। साथियों, आप लोग जितने भी दर्शक देख रहे हैं हमको, आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है, निवेदन है कि हमारे समाज के लोगों को एक नई दिशा प्राप्त हो सके। इसके लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो हमारे समाज के लोगों के पास ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पहुँचेगा, ज़्यादातर लोगों के पास पहुँचेगा। इसके लिए आप लोगों से निवेदन है, खूब शेयर करिए, ग्रुपों में शेयर करिए, फेसबुक ग्रुप में जाकर के शेयर करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में इसको लिंक भेज दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। तो साथियों, हमारे लोगों की पिटाई इसलिए नहीं हो रही कि दुश्मन ज़्यादा ताकतवर है और हम लोग कमज़ोर हैं, नहीं, हम लोग बहुत ताकतवर हैं। हमारी संख्या 85% है। हम लोग ताकतवर होने के बावजूद कमज़ोर लोग हमको पीट रहे, जिनकी संख्या महज 3.5% है। अगर 85% के लोग अरे पेशाब भी कर देना तो 3.5% के लोग बह जाएंगे, जहां से आए यूरेशिया से वहां पहुंच जाएंगे बहते बहते। लेकिन शर्त यह है, अकेले अकेले पेशाब करोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप लोग 85% समाज के लोग एक साथ जुट होकर के एक साथ पेशाब कर दो तो बह जाएंगे, ये उसमें डूब के मर जाएंगे। इतनी संख्या कम है इनकी। हम कहना यही चाहते हैं कि दुश्मन मजबूत है इसलिए वो पिटाई नहीं कर रहा है, हम कमज़ोर हैं इसलिए हमारी पिटाई नहीं हो रही है, बल्कि पिटाई इसलिए हो रही हमारी कि दुश्मन संगठित होकर के हमको पीट रहा है और हमारे लोग अकेले अकेले लड़ रहे हैं। गलत बात है। आप सभी संगठनों को एक साथ आने की ज़रूरत है। आप लोग एक साथ आइए और जो समाज के लोग इन संगठनों को पैसा देते हैं,
पैसा देने से पहले इनसे पूछ भी लिया करो इन सारी बातों को। और बहुजन समाज के लोगों को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कैसे संगठनों में, कौन से संगठन में जुड़ना चाहिए, कौन से संगठन में नहीं जुड़ना चाहिए, इसकी पहचान आप लोगों को होनी चाहिए। ये पहचान आपको करनी आनी चाहिए। 2500 साल पहले बुद्ध ने बहुजन समाज के लोगों को कहा कि मैं तुम्हारा उद्धारक नहीं हूं, मैं तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता, मैं मुक्तिदाता नहीं हूं, मैं आप लोगों को मार्ग दिखा सकता हूं, चलना आपको पड़ेगा। बुद्ध पुरुषार्थ पैदा करना चाहते थे हमारे जनता के बीच में, उनके पुरुषार्थ को मारना नहीं चाहते थे। और उन्होंने कहा अत्तदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, स्वनिर्भर बनो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, अपना लीडर खुद बनो, अपना उद्धारक खुद बनो। तो बुद्ध ऐसा कहना चाहते थे, आप लोगों को स्वनिर्भर बनाना चाहते थे, आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। इसके लिए कहे कि आप लोग अत्तदीपो भव, ऐसा संदेश दिया। और इसी के साथ में यही ज्योतिराव फुले ने भी उस व्यवस्था को, जिसके कारण उनका अपमान हुआ था, उस व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए उनको भी जरूरत पड़ी कि बगैर, मैं अकेला इस व्यवस्था को ध्वस्त नहीं कर सकता, इस समाज की जरूरत पड़ेगी, समाज को शिक्षित करना पड़ेगा, इस समाज के लोगों को स्वाभिमान, मान सम्मान जगा करके इनको इस व्यवस्था के खिलाफ खड़ा करना पड़ेगा। और समाज ये एक झटके में इन व्यवस्था को खत्म करने के लिए सबल है, सक्षम है, लेकिन मैं अकेला सक्षम नहीं हूं। इसलिए उन्होंने भी संघ बनाया। बुद्धा ने भी इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए संघ बनाया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भी ये बात जानते थे, इसीलिए जो है पढ़े लिखे लोग का फौज खड़ी करना चाहते थे, स्वाभिमानी लोगों का जो है संगठन बनाए थे शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। क्योंकि बाबा साहब अकेले आपकी व्यवस्था को, ये दुश्मनों की व्यवस्था को खत्म नहीं कर सकते। जो गैर बराबरी की व्यवस्था है, विषमता और अमानवीयता पर आधारित जो अभी समाज रचना है, इसको खत्म करके समता मूलक समाज की स्थापना करने के बाद ही समाज का भला हो सकता है। इसके लिए बाबा साहब ने भी विचार किया कि मैं अकेला पर्याप्त नहीं हूं, उन्होंने भी संघ बनाया। और बाबा साहब यहां तक कहते थे कि उनके समय पर समस्या यही थी कि ये समाज जो है स्वाभिमानी नहीं है। बाबा साहब अकेले हैं स्वाभिमान जिनके अंदर है, बाकी समाज जो है सरेंडर कर दिया, उसको गुलामी में आनंद मना रहा है। तो बाबा साहब इस समाज के चरित्र पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा एंजॉय स्लेव इन स्लेवरी, गुलाम गुलामी में आनंद मना रहा है, गुलाम गुलामी में आनंद मना रहा है। जब तक ये समाज, बाबा साहब यही कहते थे कि गुलाम को, जो आनंद मनाने वाले लोग हैं गुलामी में, जो जिनको आनंद आ रहा है, गुलामी में जो आनंद मना रहे हैं, ऐसे लोगों को गुलामी का एहसास करा दो। तो इन गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो। ये गुलाम अपनी गुलामी का एहसास करने के बाद में ये इनको अगर एहसास करा दो, बाहर निकल जाए, अपना सो रहा है। गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, गुलाम अपनी गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए खुद खड़ा हो जाएगा। और जिस दिन ये गुलाम गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए खुद खड़ा हो गए तो ये गुलामी की बेड़ियां एक झटके में खत्म हो जाएंगी। ऐसा बाबा साहब ने कहा। बाबा साहब ने एक बार भी नहीं कहा मैं तुम्हारी गुलामी की बेड़ियां खत्म कर दूंगा, तोड़ दूंगा, ऐसा नहीं कहा बाबा साहब ने। ऐसा कहा जैसा कि अभी मैंने बताया, एक बार भी नहीं कहा कि मैं तुम्हारी गुलामी की बेड़ियां तोड़ दूंगा। गुलामों को अपनी बेड़ियां खुद तोड़नी पड़ेंगी, इसके लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा।
जब मान्यवर साहब का दौर आया तो मान्यवर साहब उसी व्यवस्था से लड़ रहे थे। उनका विजन बहुत बड़ा था, मकसद बहुत बड़ा था, वो काम करते जा रहे थे। उसी पीरियड में छोटे छोटे जो संगठन होते हैं समस्या पे लड़ते हैं। मान्यवर साहब के समय पर पूरे देश में हमारे लोगों के ऊपर कहीं न कहीं अन्याय अत्याचार समाज के ऊपर होता रहता था। तो छोटे छोटे जो संगठन होते थे उनके साथ खड़े होकर के जिंदाबाद मुर्दाबाद थाने पे जाकर के करते थे और कार्रवाई करते थे, कार्रवाई करवाते थे। फोन काट गया, फोन काट गया तत्काल। तो छोटे छोटे संगठन जाकर के खड़े होते थे मजलूमों के साथ में, जिनके साथ अन्याय अत्याचार हुआ उनके साथ छोटे छोटे संगठन खड़े होते थे और कार्रवाई करते थे, पूरी ताकत के साथ खड़े होते थे। अच्छी बात है, खड़ा होना चाहिए। लेकिन वो छोटे छोटे संगठन आरोप लगाते थे कि देखा तेरे ऊपर अत्याचार हुआ, कांसीराम आया क्या, ऐसा आरोप लगाते थे कि कांसीराम साहब के साथ में जुड़े हुए हो, कांसीराम साहब के रैलियों में जाते हो, उनको पैसा देते हो, उनके लिए जो है आप लोग अपना समय निकाल के देते हो, वो कांसीराम आ रहा है क्या तुम्हारे ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ तो? नहीं आ रहा है ना। ऐसा कांसीराम साहब के विरोध में बोलते थे छोटे छोटे संगठन जो लड़ाई लड़ते थे गांव गांव में। वो छोटे छोटे संगठन कांसीराम साहब के ऊपर उंगली उठाते थे। तो ये आरोप कांसीराम साहब के ऊपर लगता था कि कांसीराम जो समाज में अन्याय अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए कांसीराम लड़ाई नहीं लड़ते हैं। रैलियां बड़ी बड़ी करते, बड़े बड़े काम करते, ठीक है, लेकिन जमीनी स्तर पे जो तमाम अन्याय अत्याचार होते उसके लिए कांसीराम को आगे आना चाहिए। ऐसा समाज के लोगों के बीच में जो है जाकर के छोटे छोटे नेता दिमाग में जो है उनको जहर घोलते थे। तो ये जो है शिकायत समाज की बहुत बड़े पैमाने पर खड़ी हुई कांसीराम साहब के विरोध में, और ये कार्यकर्ताओं को मिली शिकायत। तो कार्यकर्ताओं ने भी जो है धीरे धीरे ये कहना शुरू किया। और कांसीराम साहब से एक कार्यकर्ता पूछता है कि मान्यवर साहब, आपके ऊपर बहुत बड़ा आरोप है कि आप देश में हो रही तमाम अन्याय अत्याचार बहुजनों के ऊपर जो होता है इसके ऊपर आप बोलते नहीं हो। कांसीराम साहब ने जवाब दिया और उन्होंने सभा लेकर के जवाब दिया कि इस देश में 7,20,000 गांव है, 7,20,000, और अगर हर 10 गांव में से एक गांव में, यानी 10 गांव के बीच में एक गांव में अगर रोज घटना हो रही हो तो इस प्रकार से 72,000 गांव में रोज घटना हो रही है। अगर 100 गांव के बीच में एक गांव में रोज घटना होती है तो फिर इस आधार पर 7,200 गांव में रोज घटनाएं हो रही हैं। रोज हमारे लोगों की पिटाई हो रही, हमारी बच्चियों की असमत लुट रही है, महिलाओं की। तो 7,200 गांव में मैं पहुंच नहीं सकता, ये मेरी मजबूरी है, ऐसा मान्यवर साहब ने जवाब दिया। अगर कम से कम घटनाएं पूरे देश में कम से कम रोज 7,000 घटनाएं रोज होती है, पर मेरी मजबूरी तो समझो कि अगर मैं चाहूं कि सभी जगह पहुंच जाऊं तो 7,200 जगह रोज पहुंचना संभव नहीं है, हाल चाल नहीं ले सकता। उनके लिए लड़ाई लड़ना गांव गांव जाकर के तो संभव ही नहीं है। तो कांसीराम साहब ने एक जवाब दिया, वो बड़ा खूबसूरत जवाब था। उन्होंने जवाब दिया कि इस समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार होना मैं बंद नहीं कर सकता हूं, ये मेरे बस की बात नहीं है। इसके ऊपर अन्याय अत्याचार होता रहेगा, लेकिन कब तक होता रहेगा? तो जब तक ये समाज इन ब्राह्मणों के ऊपर, सवर्णों के ऊपर
निर्भर रहेगा तब तक इसके ऊपर अन्याय अत्याचार होता रहेगा, कोई भी रोक नहीं सकता। जब तक कि ये खुद अपने पैरों पर खड़े ना हो जाएं, इनके ऊपर अन्याय अत्याचार होते रहेंगे। मान्यवर साहब ने कहा कि हम गांव-गांव जा करके इनके लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते, लेकिन हम जो लड़ रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, हम अपने जीवन का अंतिम मकसद यही रखते हैं कि समाज को इनके पैरों पर खड़े कर देना, यही हमारा मकसद है। और जिस दिन मैं इनके पैरों पर इनको खड़ा कर दिया, उस दिन इनके ऊपर अन्याय अत्याचार होने बंद हो जाएंगे। हम इस समाज को 24 रुपए किलो वाला चावल इनको 5 रुपए में मिलना चाहिए, हमारी लड़ाई ये नहीं है कि इस गरीब समाज को, लाचार बेबस मजबूर समाज को 24 किलो का गेहूं, 24 रुपए किलो का चावल 5 रुपए में, 2 रुपए में इस समाज को मिलना चाहिए, ये लड़ाई हमारी नहीं है। बल्कि हम इस समाज को इस लायक बनाना चाहते हैं कि 24 रुपए किलो का चावल अगर 200 रुपया किलो में खरीदने की जरूरत पड़े तो इतनी इनके अंदर हैसियत होनी चाहिए। ये हैसियत पैदा करने के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। इस समाज के 2 रुपए किलो गेहूं चावल के लिए मेरी लड़ाई नहीं है, ये हैसियत पैदा करना चाहता हूं कि अगर 200 रुपए किलो खरीदना पड़े तो वो भी खरीद सके, ये हैसियत आनी चाहिए, यही मेरी लड़ाई है। कहने का तात्पर्य यह है कि समस्या से मत लड़ो। मान्यवर साहब समस्या से नहीं लड़ना चाहते थे, समस्या की जड़ से लड़ना चाहते थे। समस्या की जड़ को काटो, समस्याएं सारी खत्म हो जाएंगी। उदाहरण के लिए क्या समझाना चाहता हूं, कोई नीम का पेड़ है, नीम के पेड़ को अगर हम समस्या का पेड़ समझे, नीम के पेड़ की हर पत्तियां अगर समस्या हैं तो एक एक पत्ती से नहीं लड़ा जा सकता, एक एक पत्ती को नहीं तोड़ा जा सकता। अगर एक एक पत्ती को हम तोड़ेंगे तो पूरे पेड़ की पत्तियां तोड़ने में साल गुजर जाएगा। साल गुजर जाने के बाद में फिर से समय आएगा, फिर से पत्तियां उगना चालू हो जाएंगी। तो ये समस्याएं कभी खत्म होने वाली नहीं हैं। समस्या रूपी जो नीम का पेड़ का पत्ती है, अगर उसको खत्म करना ही है तो मैं पत्तियों पर काम नहीं कर रहा हूं, मैं जड़ पे काम कर रहा हूं। जड़ को मैं अगर काट देता हूं तो समस्या रूपी पत्तियां अपने आप मुरझा के गिर जाएंगी। हमारी जड़ को काटना ही हमारा मकसद है। कहने का तात्पर्य समस्या से लड़ने वाला आदमी कच्चा नेता है, समस्या की जड़ पर प्रहार करने वाला ही सच्चा नेता होता है। आज के दौर में बहुजनों के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उसकी वजह है, हजारों समस्याओं की वजह है। अगर कोई हमसे पूछे तो उसकी वजह आज की डेट में ईवीएम मशीन है। जब से ईवीएम मशीन आई है, इन ब्राह्मणों को लगता है कि अब आपके वोट की जरूरत इनको नहीं है। बाबा साहब ने वोट के अधिकार में 2 मूल तत्व दिए थे। पहला, आपको वोट देने का अधिकार होगा। दूसरा, आप जिसको चाहो उसको वोट दे सको, ये भी अधिकार बाबा साहब ने कहा कि मैं अपने पसंद के आदमी को वोट दूंगा, जिसको मैं चाहूंगा उसको वोट दूंगा। मशीन कहती है कि आपको वोट देने का अधिकार है, जरूर है, बिल्कुल है, पर आपको आपका वोट किसको जाना चाहिए किसको नहीं जाना चाहिए ये चुनने का अधिकार आपको नहीं है। अपनी तसल्ली के लिए चाहे जहां वोट दे लो, लेकिन आपका वोट जाएगा वहां जहां मशीन चाहेगी, मशीन वहां भेजेगी वोट, जहां उसको सेट किया हुआ रहेगा वहां पर जाएगा वोट। तो मशीन आने के बाद में आपका वोट वैल्यू 0 कर दिया गया, आपका वोट समाप्त है।
आप डालोगे कुत्ते को, जाएगा गधे को, गधा ताकतवर हो जाएगा। वही तो हुआ, एक गधे को शेर साबित करने के चक्कर में पूरा देश का सत्यानाश हो गया। एक गधे को शेर साबित करने के चक्कर में पूरे देश की वाट लगा के रख दिया इन लोगों ने। मशीन के कारण सत्यानाश हो रहा है। आज इनको आपके वोट की जरूरत नहीं है, इसलिए समस्याएं बढ़ रही हैं। तो ईवीएम मशीन हजारों समस्याओं की अकेली जड़ है। ईवीएम आने के बाद में सारी समस्याएं निर्माण हो रही हैं। ईवीएम की बनी सरकार ये सारा सत्यानाश कर रही है। आप लोगों का शिक्षा का दोहरीकरण नीति लागू हो गया, अब नहीं पैदा हो सकता उस प्राइमरी विद्यालय से कोई डीएम, कलेक्टर, एसपी, डीएसपी ऑफिसर नहीं पैदा हो सकता। इसकी लड़ाई कोई नेता नहीं लड़ रहा है। ईवीएम की लड़ाई कोई नेता नहीं लड़ने को तैयार। ईवीएम की लड़ाई जो नेता लड़ रहा होगा पूरे देश में लड़ रहा होगा पूरी ताकत के साथ में, बहुजनों को उसका साथ देना चाहिए। वोट दो ना दो, जहां वोट दिल करे आप लोगों को वहां दो। ये तो बाबा साहब ने अधिकार दिया है कि जहां दिल करे वहां दो वोट। पर ईवीएम के विरोध में जो लड़ाई लड़ रहा उसका साथ दो। हजारों समस्या की जड़ है। आज ईवीएम की वजह से लोकतंत्र संकट में आ चुका है। अगर लोकतंत्र खत्म हुआ तो उसकी वजह ईवीएम होगी, और ईवीएम अगर यहां पर जिंदा है तो उसकी वजह बहुजन समाज के लोग हैं। एक सप्ताह के अंदर अंदर चुनाव आयोग प्रधानमंत्री बनने के बाद में एक हफ्ते के अंदर अंदर चुनाव आयोग उसको आधिकारिक पत्र जारी कर देता है, ऑथेंटिकेटेड लेटर जारी करता है। बहुत राज की बात मैं बता रहा हूं बहुजनों को कि आज 1 साल के ऊपर हो गया है सरकार बने हुई है बीजेपी को, अभी तक ऑथेंटिकेटेड लेटर अर्थात आधिकारिक पत्र जारी नहीं हुआ है। ये टेम्पररी बनी हुई सरकार है, अस्थाई सरकार है। ईवीएम के द्वारा चुनी हुई घोटाले की बनी हुई सरकार। इस देश के अंदर में बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला अगर हुआ है तो प्रधानमंत्री की कुर्सी का घोटाला हुआ है। हमारे संगठन के एक कार्यकर्ता ने 2014 में ही इसने घोटाला किया था। मोदी के पीछे जो खड़े हैं लोग, आरएसएस के लोगों ने 2014 में भी घोटाला किया था, 19 में भी घोटाला किया। तो ये पहली बार बीजेपी के लोगों ने घोटाला नहीं किया, इसके पहले भी घोटाला किया था। 2004-2009 कांग्रेस ने घोटाला किया, उसकी चोरी पकड़ी गई, समझौता कर लिए। 2 बार हमने किया घोटाला, तुम भी कर लो 2 बार ये भी घोटाले से बने हुए हैं। समझो आप ना, अब किससे लड़ोगे? पूरा देश बेचा जा रहा है। जिसने कहा था हम देश नहीं बिकने देंगे, वो पूरा देश का एक एक पार्ट सब कुछ बेचा जा रहा है। एक आदमी डायलॉग मारता है कि हम कार बिकने नहीं देंगे, कार का पहिया बेचेंगे, स्टीयरिंग बेचेंगे, उसका सारा का सारा सीट बेच लेंगे, उसकी कमानी बेचेंगे, उसका इंजन बेचेंगे, उसके तमाम पार्ट हैं उसको हम बेचेंगे, एक एक पार्ट जरूर बेचेंगे, बशर्ते कार बिकने नहीं दूंगा। अरे गधे हो तुम लोग क्या? 6 साल के अंदर में तुम लोग समझ नहीं पाए? देश नहीं बिकने दूंगा ऐसा कह करके आया। लाल किला की प्राचीर से ऐसा नारा उसने जो है ऐसा भी ये नारा लगाया कि देश नहीं बिकने दूंगा। लाल किला की प्राचीर से ऐसा बोला, लाल किला को ही गिरवी रख दिया। रेलवे को बेचा जा रहा है, बिजली विभाग को बेच दिया, पीडब्ल्यूडी विभाग को पंगु बना दिया। आज भारत सरकार एक ऐसी सरकार है जिसके पास कोई जो है अपना खुद का सरकार का कोई जेट या एयरबेस नहीं है, हवाई अड्डा। रेल बेच रही, हवाई अड्डों को बेच दिया। बीएसएनएल संकट में है,
सारे विभाग को बेचा जाएगा। क्यों बेचा जाएगा? क्योंकि इन सभी विभागों में SC ST OBC के लोगों का हिस्सेदारी था। तुमको हिस्सा तुम्हारा नहीं मिलना चाहिए, इसके लिए जो है ना रहेगा बांस ना बाजेगी बांसुरी। तुम लोग कहने के लिए कहते हो कि यार अगर आरक्षण को हाथ लगाए तो हम सड़क काली के बजाय लाल कर देंगे। उन्होंने तय किया तुम्हारे आरक्षण को हाथ भी नहीं लगाएंगे और आरक्षण की वाट लगा देंगे। आरक्षण को हाथ लगाए बगैर सत्यानाश करना शुरू कर दिया। सरकारी संपत्ति क्या है? ये देश की संपत्ति है, इस जनता की संपत्ति है। तुम्हारे बच्चे इसी विभाग में जाके नौकरी करते, खुशियां घर में आती। इन विभागों को बेचा जा रहा है। जो इस देश के रहने वाले नहीं हैं, लुटेरे लोगों को अपने देश की सत्ता पकड़ा दिया। समझ में नहीं आता है आप लोगों को? ये अंधभक्तों की वजह से जो है पूरा देश का सत्यानाश हो रहा है। तो साथियों, EVM के विरोध में जो लड़ाई लड़ रहा हो उसका साथ दो, क्योंकि लोकतंत्र बचाने की जरूरत है। लोकतंत्र बचाने के लिए जो भी नेता आते हैं आगे, उनका साथ दो। बोलने वाला नहीं चाहिए, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला नेता का साथ दो। चाहे राजनीतिक नेता हो, चाहे सामाजिक नेता हो, साथ दो उसका। पता लगाओ कौन लड़ रहा है EVM के विरोध में, उसका साथ दो। अगर 20 करोड़ जनता आंदोलित हो जाए, सड़क पर उतर जाए कि हमको EVM मशीन की चुनी सरकार नहीं चाहिए, जनता की चुनी सरकार चाहिए, तो इसकी सरकार गिर जाएगी। क्योंकि इस देश के अंदर में आप लोगों ने क्या समझा है? मोदी के बाप का देश है क्या? RSS का है? राष्ट्रपति का भी नहीं है ये देश। इस देश का मालिक मोदी और राष्ट्रपति नहीं है। इस देश की मालिक, लोकतंत्र में कहा जाता है कि लोकतंत्र के अंदर में जनता मालिक होती है। आपके बीच में हर 5 साल में ये लोग आते होंगे ना, याद है? एक बार सेवा का अवसर दो। सेवा का अवसर मांगने वाला मालिक नहीं होता, सेवक होता है। मालिक हो आप, और मालिक की हैसियत से 20 करोड़ लोग सड़क पर उतर जाओ। उतर के बोलो मशीन की चुनी सरकार नहीं, जनता की चुनी सरकार चाहिए। और मालिक का ऐसा आदेश होगा तो पहला नौकर आपका, पहला सेवक आपका राष्ट्रपति है। वो बोलेगा हुजूर क्या, क्यों आप क्रुद्ध हुए हो, क्यों इकट्ठा हुए हो, आंदोलन कर रहे हो? तो आप आदेश दे देना पहले नंबर के सेवक को, EVM की चुनी हुई सरकार को भंग करो, बर्खास्त करो, राष्ट्रपति शासन लागू करो। और बहुजन समाज की लोगों की ये मांग है कि बैलेट से चुनाव करवाओ। इन लोगों ने EVM मशीन जो है, हमारे लोगों के पास सबूत है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, बिना सबूत के नहीं बोल रहा हूं। और जिन लोगों को सबूत चाहिए, EVM के विरोध में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया हुआ 8 अक्टूबर 2013 को। अगली बार आऊंगा तो EVM के विरोध में जो जो फैसले सुप्रीम कोर्ट ने दिए वो सारा का सारा दस्तावेज मैं दूंगा अगली बार लाइव आने के बाद में। अभी मैं बता रहा था कि ये समाज की समस्या से नहीं, समस्या की जड़ पे जो लड़ाई लड़ रहा है उसका साथ दो। लोकतंत्र जो है खतरे में है, समाज खतरे में आ गया। आप लोग बाबा साहब की मूर्ति के पीछे भागे हो, दीवाने हो। बाबा साहब ने जो कहा था उसको तो करोगे नहीं, झूठे नकली अम्बेडकरवादी बनते हो, एक दिन के अम्बेडकरवादी बनते हो। 14 अप्रैल को इकट्ठा होगे, शराब पी करके नाचोगे, धूम धड़ाक करोगे, उसके बाद कहोगे बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा एक दिन के लिए। 14 अप्रैल को नाच गालोगे, हो गया मिशन पूरा। जो रोज चलने वाले लोग हैं, रोज काम करने वाले लोग हैं, रोज बाबा साहब के मिशन पर मरने मिटने वाले लोग हैं, ऐसे लोग जो काम कर रहे हैं महापुरुषों के विचार को प्रचार प्रसार करने के लिए, ऐसे लोगों को साथ दीजिए। फालतू का पैसा इधर उधर मत फेंकिए। आज की डेट में बहुत सारे नेता आपके बीच में पहुंचेंगे और कहेंगे बहुजनों के ऊपर अन्याय अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करूंगा, इस समाज के ऊपर होने वाले अन्याय अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करूंगा, होने नहीं दूंगा ऐसा इस समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार।
ऐसे नेताओं से भी बचो। इमोशनल में बोल रहा है, उसकी औकात नहीं है कि तुम सबका जो है ऊपर होने वाले अन्याय अत्याचार को रोक सके। अगर खली भी आकर के एक बार बोले कि तो वो भी नहीं रोक सकता। दुनिया का सबसे बड़ा डॉन अगर कोई हो, माफिया, कि बहुजन समाज के ऊपर होने वाले अत्याचार को हम होने नहीं देंगे, वो भी अगर चाहे तो नहीं रोक सकता। इस अत्याचार को रोकने के लिए समाज को खुद खड़ा होना पड़ेगा, और समाज को खुद खड़ा होने के लिए जो तैयार कर रहा हो उसका साथ दो। आप लोग बह जाते हो कि हमारा नेता आ गया कह रहा है कि हम तुम्हारे ऊपर होने अत्याचार होने ही नहीं देंगे। वो उसके बस की बात नहीं जो ऐसा कहता हो कि समाज के ऊपर होने वाले अन्याय अत्याचार को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, होने नहीं देंगे। मेरे रहते हुए कोई समाज के ऊपर आंख नहीं दिखा सकता। ऐसे नेताओं से बचो। वो नेता कुछ नहीं बिगाड़ सकता अकेला, जब तक कि समाज खुद ना खड़ा हो जाए। बाबा साहब ने कहा था कि इस समाज के गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, गुलाम खुद की बेड़ियां तोड़ने के लिए विद्रोह कर देगा। बाबा साहब ने ऐसा नहीं कहा कि मैं तुम्हारी बेड़ियां तोड़ दूंगा। मान्यवर साहब ने खुद कहा कि इस समाज को हम बचा नहीं सकते अकेले। इस समाज को इनके पैरों पर खड़ा करना होगा। और कोई नेता अगर आकर के बोलता है कि हम होने नहीं देंगे आपके ऊपर अन्याय अत्याचार, तो इसका मतलब है कि आपकी कमजोरी बनी रहेगी। जब तक वो है होने नहीं देगा, तब तक आपकी कमजोरी भी बनी रहेगी। और जिस दिन वो नहीं रहेगा, देर सवेर चला जाएगा, आपकी कमजोरी बरकरार बनी रहेगी, आपके ऊपर अन्याय अत्याचार फिर से होता रहेगा। आपको खुद खड़ा होना होगा। यही बुद्ध ने कहा, यही बाबा साहब ने कहा, यही मान्यवर साहब ने कहा। समझिए इस बात को। और समस्या पे नहीं, समस्या की जड़ पे लड़ो। तो इस समाज के अंदर में 6.5 लाख संगठन में बांटे, आपके लोगों ने बांटा, ये भी हमारे लोगों ने जाने अनजाने गलती किया। तो हमारे समाज का आज जो पूंजी है वो 6.5 लाख टुकड़ों में बट रही है, और दुश्मनों की जो पूंजी है एक जगह पर जा रही है, आरएसएस। और आप लोगों की पूंजी एक तो वैसे ही बहुत कम है, 6.5 लाख टुकड़ों में बट रही है। कभी विचार किया क्या? पूंजी जब संचयित होगी, इकट्ठी होगी, तब कुछ करने लायक होंगे आप। आपकी पूंजी इकट्ठी नहीं है, बट रही है, इसीलिए पिटाई हो रही है। इस पर विचार करिएगा तो रास्ता निकलेगा। और आप लोग सूझबूझ के साथ में काम करिए। इस देश के अंदर में कार्यक्रम के आधार पर अगर कोई आदमी पैसा लेने के लिए बहुजन समाज के पास जाता है तो मत दो पैसा, उससे पूछो। एक सिद्धांत मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। कार्यक्रम करना अपने आप में कोई मकसद नहीं है। मकसद को पूरा करने के लिए कार्यक्रम लगाया जाता है। कार्यक्रम अपने आप में कोई मकसद नहीं है। अगर कोई आदमी कार्यक्रम के आधार पर आपसे पैसे लेने के लिए जाता, चंदा लेने के लिए जाता, उससे पूछो इस कार्यक्रम के पीछे मकसद क्या है। अगर उस कार्यक्रम के पीछे कोई मकसद हो जिससे कि बहुजनों की समस्या की जड़ पर वो काम कर रहा हो और जगाना चाहता हो, पैसा दो। कार्यक्रम के आधार पे आप लोग पैसा इधर उधर करते हो, सही जगह पे आपका पैसा इकट्ठा तो हो नहीं पा रहा। यही समस्या का कारण है। इस देश के अंदर में 115 करोड़ की आपकी आबादी है, और बच्चों को मेडिकल का सपना देखो। अब बच्चे आपके डॉक्टर नहीं बनेंगे, इंजीनियर नहीं बनेंगे। जो प्रोफेशनल हायर एजुकेशन है नहीं मिल पाएंगे। अरे 130 करोड़ की आबादी में 115 करोड़ आपकी आबादी है। 115 करोड़ लोग, अगर आपने एक कोर्स बनाया होता और एक रुपया एक आदमी डालता है अगर उस कोर्स में, तो 115 करोड़ रुपया उसमें जमा होता। हर महीना एक जो है, एक दिन के अंदर में
115 करोड़ रुपए जमा होता तो हर एक दिन रोज अगर चाहते तो एक मेडिकल कॉलेज हर दिन बनवाते, हर दिन इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाते, किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं थी। तो हम लोगों का पैसा इकट्ठा नहीं होता है। बहुजन समाज के लोगों, आप लोग चेतो इस बात को, समझो इस बात को। आपका जो पूंजी है वो बिखर रही है और ये बिखराव ही आपके सत्यानाश का कारण न बन जाए। फिर से इस देश को गुलाम बनाए जाने की प्रक्रिया में आप चल रहे हो। इसको बचाओ। बचाने के लिए आपका धन एक जगह पर इकट्ठा होना चाहिए। फिर से मैं बताता हूं, व्यवस्था के सुधार के लिए जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उनके साथ मत खड़े हो आप। जो इस व्यवस्था में, ब्राह्मणों की व्यवस्था में आपकी सुरक्षा नहीं, आप इसको जान लीजिए। ब्राह्मणों की व्यवस्था में आपकी सुरक्षा नहीं है। आपको अपनी व्यवस्था बनाने पड़ेगी, इस व्यवस्था को खत्म करके। आप लोग व्यवस्था का, जो लोग सुधार करने वाले लोग हैं, तो व्यवस्था का सुधार करने वाले लोग व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। थोड़ा सुधार हो जाएगा, बस इतना ही होगा, व्यवस्था बनी रहेगी। अगर कोई आदमी जेल में है, जैसे कोई तोता है पिंजड़े में बंद है, लोहे का पिंजड़ा है, लोहे थोड़ा जंग खा चुके, पिंजड़ा जंग खाया हुआ है, उसका थोड़ा मालिक पुताई कर देता है तो तोता खुश हो जाता है, सुधार हो गया, खुश हो गया। पिंजड़े के सुधार करने में तोते की आजादी पिंजड़े के सुधार करने में तोते की आजादी शामिल नहीं है। पिंजड़े को ध्वस्त करने में तोते की आजादी शामिल है। तो पिंजड़े को ध्वस्त करो। इस व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए जो लोग व्यवस्था परिवर्तन की जो लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं उनका साथ दो। व्यवस्था का सुधार करने वाले जो लोग हैं उनके साथ मत खड़े हो। वहां पर पैसा मत फालतू इधर उधर करो। कोई भी आदमी पूरे देश के अंदर में आप तलाश करो ऐसा जो राष्ट्रीय स्तर पे, जिसका राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाया गया हो। अगर दुश्मन जिस लायक है उसके बराबर का कोई जो है आपका अपना संगठन कोई तैयार किया हो और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहा हो, साथ दो। लंबे समय से काम किया हो, ईमानदारी से काम किया हो, साथ दो। समस्या की जड़ पे प्रहार कर रहा हो, साथ दो। काशीराम साहब कहते थे कि जिस दिन, ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, जब तक ये मीडिया हमको बदनाम करती रहेगी, जब तक हमारे विरोध में ये लेख लिखती रहेगी, हमारे विरोध में ये दिखाती रहेगी टीवी चैनलों पर, तब तक समझते रहना कि मैं तुम्हारा हूं और तुम्हारे लिए काम कर रहा हूं। जिस दिन ये मीडिया हमको जो है तारीफ करना लगे, अपने चैनलों पर, टीवी चैनलों पर बुला बुला करके दिखाने लगे, उस दिन समझ जाना कि तुम्हारे विरोध में मैं खड़ा हूं, दुश्मनों के साथ मिल गया हूं, समझ जाना। क्योंकि मीडिया किसकी है? 100% सारी मीडिया पे ब्राह्मण बनिया का कब्जा है। 1946 से ही कब्जा है। वो आपके नेता को कभी नहीं दिखाएंगे। ज्योतिराव फुले को भी हाइड किया इन लोगों ने, छुपाया, उनके विचारों को कभी नहीं छापा। अगर छापे होते तो ज्योतिराव फुले को अपनी पत्रकारिता ना देखनी पड़ती, उनको खुद का जो है संपादक ना बनना पड़ता। बाबा साहब को इस मीडिया ने छुपाया, नहीं लिखा बाबा साहब के बारे में, और जब भी लिखा तो बाबा साहब के विरोध में लिखा। बाबा साहब को गद्दार, देशद्रोही बोला। जब तक बाबा साहब थे तब तक ये बाबा साहब के पक्ष में कभी नहीं लिखा। मान्यवर साहब जब तक थे जिंदा तब तक मान्यवर साहब को कभी इन लोगों ने तवज्जो नहीं दिया। आपका नेता हो, बहुत बड़ा नेता हो, टीवी से चमक गया हो, ऐसे नेताओं से सावधान रहो। आप नहीं सावधान रहोगे तो आने वाले समय में जो है धोखा खा जाओगे। और नवयुवक लोग जिनके पास जिंदगी का कोई तजुर्बा नहीं है ना, इमोशनल कम हो या करिए। आप लोग सैद्धांतिक बनना सीख जाओ।
जिनके कोई सिद्धांत नहीं होते, केवल इमोशन होता है ना, उसका इस्तेमाल होता है, आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ होता है। आप लोग इन सारी बातों का अगर विचार करेंगे तो जरूर आपको एक नया मार्ग प्रशस्त होगा। मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।